कक्षा 10वीं समाज विज्ञान बोर्ड परीक्षा के लिए 3 अंक के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो पूरे अध्यायों से हैं। इनको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए, यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर इन प्रश्नों को देखते हैं और इनके उत्तर देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे कैसे आपको उत्तर लिखना है। राष्ट्रवाद क्या है? इसके महत्व को समझाइए। राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है और उसके सम्मान, एकता और स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहता है। यह भावना लोगों को एक साझा पहचान प्रदान करती है। राष्ट्रवाद के कारण लोग जाति, धर्म और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हैं। भारत में राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती प्रदान की। इस भावना के कारण लोगों ने विदेशी शासन के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष किया। राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है और देश के विकास में सहायक होता है। तो इस तरह से जैसे 3 अंक का प्रश्न है, तो इनको इस तरह से बढ़ा के लिखना है कि राष्ट्रवाद क्या है, ये कैसे होता है और इससे क्या फायदा है और इसके पहले क्या क्या राष्ट्रवाद से हमको फायदा हुआ, लाभ हुआ। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मैजनी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो मैजनी इटली के एकीकरण के प्रमुख विचारक और प्रेरक थे। उन्होंने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इटली को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था। मैजनी ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से इटली वासियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। उन्होंने युवाओं को संगठित किया और उनमें देशभक्ति की भावना भरी। यद्यपि वे प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में नहीं आए, लेकिन उनके विचारों ने इटली के एकीकरण को वैचारिक नींव रखी। तो इस तरह से मैजनी की भूमिका थी। फिर है प्रश्न, असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसका प्रमुख कारण रॉलट एक्ट था, जिसके अंतर्गत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की जा सकती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने जनता को आक्रोशित कर दिया। खिलाफत आंदोलन के समर्थन और ब्रिटिश शासन के अन्याय के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को शांतिपूर्ण तरीकों से कमजोर करना था। फिर देखिए, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की मिट्टी के कट जाने, बह जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा का अपरदन कहा जाता है। फिर है, नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? तो नगद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। इनमें कपास, चाय, काफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि ये नगद या व्यापारिक फसलें हैं। फिर देखिए, बेरोजगारी से क्या आशय है? ग्रामीण बेरोजगारी को समझाइए। बेरोजगारी से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है, परंतु उसे कार्य नहीं मिलता है। इसे ही बेरोजगारी कहा जाता है। अब यहाँ कृषि क्षेत्र में वर्ष भर कार्य नहीं रहता है। 6 माह किसान बेकार रहते हैं। पूंजी का अभाव होने के कारण कुटीर उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। उन्हें वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता और उनकी कमाई में बढ़ोतरी नहीं हो पाती। यही ग्रामीण बेरोजगारी है। तो यहाँ पर बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी दोनों को समझना है। अब देखिए, भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की जो जलवायु होती है वो मानसूनी जलवायु है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता मानसून पर निर्भरता है। भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। इसके कारण देश के अधिकांश भागों में कृषि संभव हो पाती है। दूसरी विशेषता ऋतुओं की विविधता है।
भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत ऋतु। तीसरी विशेषता वर्षा की अनिश्चितता है। कहीं अधिक वर्षा होती है तो कहीं बहुत कम वर्षा होती है, जिससे सूखा, बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चौथी विशेषता तापमान में भिन्नता है। उत्तर भारत में गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है, जबकि तटीय क्षेत्रों में सम जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार भारत की जलवायु कृषि, जनजीवन और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित करती है। तो ये 3-4 कारण आपको लिखना है, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की विशेषताओं एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। काली मिट्टी भारत की एक महत्वपूर्ण मिट्टी है, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी मुख्यतः दक्कन के पठार क्षेत्रों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता नमी धारण करने की अधिक क्षमता है, जिसके कारण यह शुष्क परिस्थितियों में भी फसल के लिए उपयुक्त रहती है। यह मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बनी होती है। सूखने पर इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे हवा अंदर जाकर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें गन्ना, गेहूं और मूंगफली की खेती भी की जाती है। कृषि के लिए यह मिट्टी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब 3 अंक का है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, कम से कम 200 शब्दों में। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है। इसका पहला प्रमुख कारण उच्च जन्म दर है। सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण लोग अधिक बच्चों को जन्म देते हैं। दूसरा कारण मृत्यु दर की कमी है। चिकित्सा सुविधाओं, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास से मृत्यु दर घटी है। तीसरा कारण अशिक्षा है। शिक्षा के अभाव में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता नहीं होती। चौथा कारण गरीबी है, जहां बच्चे कमाने के साधन माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त शीघ्र विवाह और सामाजिक परंपराएं भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती हैं। जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और विकास बाधित होता है। तो ये कई कारण हैं जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। तो अशिक्षा है, जन्म दर का अधिक होना, मृत्यु दर का कम होना, ये सामाजिक परंपराओं का होना, ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं। तो मेन मेन हेडिंग याद रखिए, उसी को डिटेल कर देना है। अब देखिए परिवहन का महत्व स्पष्ट कीजिए। परिवहन किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन के माध्यम से वस्तुओं और लोगों को आवागमन संभव होता है। इससे व्यापार और उद्योगों का विकास होता है। कच्चा माल उद्योगों तक, तैयार माल बाजारों तक पहुंचता है। परिवहन से कृषि उत्पादों को भी उचित बाजार मिलता है। इसके अतिरिक्त परिवहन राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है, क्योंकि इससे विभिन्न क्षेत्रों के लोग आपस में जुड़ते हैं। सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों और वायु मार्गों का विकास देश की प्रगति का संकेत है। इस प्रकार परिवहन विकास की रीढ़ होती है। तो परिवहन से ले से आने वाले यातायात के साधनों का आपको इसमें वर्णन करना है। फिर है भारत में कृषि का महत्व समझाइए। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यह लोगों को रोजगार प्रदान करती है और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, जैसे कपास से वस्त्र उद्योग और गन्ने से चीनी उद्योग। कृषि से राष्ट्रीय आय में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्रामीण जीवन का आधार कृषि ही है, इसलिए कृषि का विकास देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज और मिट्टी सीमित हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के कारण इनका अत्यधिक दोहन हो रहा है। यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में संसाधनों की कमी हो जाएगी। वन कटाव से पर्यावरण असंतुलन और जल संकट उत्पन्न होता है। संसाधनों का संरक्षण सतत विकास के लिए आवश्यक है। इससे वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में संतुलन बना रहता है। अब आगे का देख लेते हैं। लोकतंत्र की सीमाएं या कमियां लिखिए। यद्यपि लोकतंत्र एक उत्तम शासन प्रणाली है, फिर भी इसमें कुछ सीमाएं पाई जाती हैं।
लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी होती है, क्योंकि इसमें विचार विमर्श और बहुमत की आवश्यकता होती है। कई बार राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए जनता को भ्रमित करते हैं, जिससे गलत निर्णय लिए जाते हैं। लोकतंत्र में चुनावों पर अत्यधिक खर्च होता है, जिससे धन बल और बाहुबल का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके अलावा अशिक्षित और जागरूकता की कमी वाले जनता सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। कभी-कभी राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न हो जाती है। इन कमियों के बावजूद लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा बेहतर है। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत में लोकतंत्र की मजबूत करती है। यह व्यवस्था ग्राम स्तर पर शासन को जनता के निकट लाती है। इससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो जाता है। पंचायती राज से जनता की भागीदारी बढ़ती है और लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचता है। महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। इससे सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता है। विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों को शासन में भागीदारी मिलती है। सत्ता की साझेदारी से सामाजिक संघर्ष कम होते हैं और राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में सत्ता की साझेदारी अत्यंत आवश्यक होती है। अब यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र को समझाइए। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र समझते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि को लिया जा सकता है। कृषि उपज, वन, पशुपालन, खनिज आदि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है। तो अलग से भी एक दो नंबर में पूछ सकता है प्राथमिक क्षेत्र क्या है, क्योंकि हर बड़े प्रश्न से छोटे प्रश्न ही बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए लोहे से मशीन बनाना या कपास से कपड़ा बनाना आदि यह प्राथमिक गतिविधियों के बाद अगला कदम है। यह क्षेत्र क्रमशः संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर है तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवाएं प्रदान करता है तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि लोगों और अन्य क्षेत्रों को सुविधाएं व सेवाएं दी जाती हैं। जैसे है परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार, होटल आदि। अब अगला प्रश्न है संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो संसाधन मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, परंतु अधिकांश प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। यदि इनका अनियंत्रित दोहन किया जाए तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। जल, वन, खनिज आदि का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण असंतुलन पैदा करता है। वनों की कटाई से मृदा अपरदन और जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ती है। जल संसाधनों की कमी से कृषि और पेयजल संकट उत्पन्न होता है। इसलिए सतत विकास की अवधारणा के अनुसार वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। पुनर्चक्रण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग तथा जन जागरूकता संसाधन संरक्षण के प्रभावी उपाय हैं। संरक्षण से पर्यावरण संतुलन बना रहता है और आर्थिक विकास की स्थायी रूप से संभव होता है। अब है पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं। तो चलिए इसको देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है जो ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करती है। इसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। यह 3 स्तरों ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत पर कार्य करती है। ग्राम सभा इसका आधार है, जिसमें सभी वयस्क नागरिक सदस्य होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है। महिलाओं और अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इससे ग्रामीण जनता को भागीदारी बढ़ती है और विकास कार्यों को पारदर्शिता आती है। अब यहाँ प्रश्न है औद्योगिकीकरण का अर्थ एवं महत्व बताइए।
औद्योगिकीकरण से तात्पर्य उद्योगों की स्थापना और विकास की प्रक्रिया से है, जिसमें मशीनों और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है। औद्योगिकीकरण से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यह कृषि पर निर्भरता कम करता है और आर्थिक संरचना को विविध बनाता है। परिवहन, संचार और शहरीकरण का विकास भी औद्योगिकीकरण से जुड़ा है। हालांकि इसके साथ पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए संतुलित विकास आवश्यक है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यदि सरकार या कोई संस्था संविधान के विरुद्ध कार्य करे तो न्यायपालिका उसे रोक सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका निष्पक्ष निर्णय देती है और कानून का शासन स्थापित करती है। इससे नागरिकों में न्याय के प्रति विश्वास बना रहता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन और नियंत्रण का कार्य करती है। इस तरह से ये 3 अंक के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें आप तैयार कर लें।